Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. सो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. किसी भी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की क्या ज़रूरत है. इसके लिए आपकी बुक में 3 रीजंस दिए हैं. सो आंसर विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज ऑफ पावर्स बाय लीडर्स. हमारे जो लीडर्स हैं, नेता है, वो पावर में आने के बाद उनको मिसयूज ना करे, उनका गलत इस्तेमाल ना करे. इसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड प्रोवाइड कराता है, हमारी रक्षा करता है. एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है एनसीईआरटी में, जहाँ पर एक क्लास का मॉनिटर उसकी पावर को मिसयूज करता है किसी बच्चे के अगेंस्ट अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से. सो गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद जो नेता है वो कुछ ऐसा ना करे, इसके लिए कई सारे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. जैसे कि आपने की फीचर्स में सबसे पहले पढ़ा फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में क्या होता है, पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक पर्सन को अनलिमिटेड पावर नहीं दी जाती. गवर्नमेंट भी अगर आप देखें तो इंडिया में 3 टियर सिस्टम है. एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है. और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, जहाँ पर बताया गया है किन टॉपिक्स पर कौन सी गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है, डिसीजन ले सकती है. ओके तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर के मिसयूज को रोकता है. नंबर 2, इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट मेजॉरिटी डज नॉट यूज पावर्स अगेंस्ट माइनॉरिटीज. कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का ध्यान रखता है कि देश में जो लोग मेजॉरिटी में हैं, नंबर्स में ज़्यादा है, वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट अपनी पावर को यूज़ ना करें. जो लोग नंबर्स में कम हैं उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो. अगर आप हमारे फंडामेंटल राइट्स ही देखें, कई सारे राइट्स इसी वजह से बनाए गए हैं कि माइनॉरिटीज़ डिस्क्रिमिनेशन से बची रहे. जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, सभी लोगों को इक्वल बनाया गया है. देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को आप मान सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं. एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. अगर आपका कल्चर माइनॉरिटी में या फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, आपकी लैंग्वेज को कम लोग बोलते हैं, तो आपके पास राइट है, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेटअप कर सकते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए. ओके एंड थर्ड वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन. सभी सिटीजन को कुछ बेसिक राइट्स ये देता है फॉर देयर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वेलफेयर. ओके तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इसलिए डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द 2 डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो. यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उनकी वर्डिंग्स को ध्यान से देखिए. द फर्स्ट कॉलम इज फ्रॉम द 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन. हमने देखा कि नेपाल 1990 में वहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चली. आफ्टर 12 ईयर्स फिर से मोनार्की आई, किंग का जो रूल है वो स्टैब्लिश हुआ, लोगों ने फिर से स्ट्रगल किया एंड फाइनली 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना. तो एक तो आपको गिवन है 1990 का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, और सेकंड कॉलम में आपको एक रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 2015 में वहाँ पर बना, दोबारा डेमोक्रेसी आने के बाद, उसका एक पार्ट दिया हुआ है. दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है. 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके आर्टिकल 35 में गिवन है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल शैल बी वेस्टेड इन हिज मेजेस्टी एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. की जो एग्जीक्यूटिव पावर है नेपाल किंगडम की, वो अभी भी उसको किंगडम मान रहे हैं, जो किंग के अंडर होता है उसे हम किंगडम बोलते हैं, साम्राज्य. सो ये पावर दी गई है मेजेस्टी यानी कि राजा को, और राजा की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रियों की जो एक काउंसिल है, उनके पास ये पावर है. 2015 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में, वहाँ पर आर्टिकल 75 में लिखा गया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ नेपाल शैल परसुएंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. ये जो पावर है बी वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सरकार बनाने के बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनी है उनके पास है, और ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ से मिली है. वहाँ के संविधान के और कानून के मुताबिक जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है. अब आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्साइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल. सो दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव पावर के एक्साइज के बारे में कौन इनको एक्साइज करेगा, मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि 1990 के कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि ये पावर वहाँ के राजा के पास है, और जो उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं उनके पास है. और 2015 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसके हेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, उनके पास है. सो आंसर विल बी, सो द डिफरेंस बिटवीन हु एक्साइज द एग्जीक्यूटिव पावर इज दैट, दोनों ही कॉलम्स में डिफरेंस ये है
कि अर्लियर पहले द पावर वॉज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ किंग ऑफ नेपाल, ये पावर जो है वो नेपाल के जो किंग है, राजा है, उनके पास थी। वेराज जबकि नाउ द पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ नेपाल, अब ये पावर मिनिस्टर्स की जो काउंसिल है उनको दे दी गई है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इसके कॉन्टिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन है, कीपिंग दिस इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, वाई डू यू थिंक नेपाल नीड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, नेपाल को नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने वही 1990 वाला ही क्यों नहीं चला लिया? सिंस नेपाल इज नो लॉन्गर अ मोनार्की, क्योंकि वहां पर अब मोनार्की बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो इंडिपेंडेंट होंगे, किंग का कोई भी इंटरफेरेंस उनमें नहीं होगा। तो क्योंकि मोनार्की खत्म हो गई है, इट नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसलिए इसको नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, विच रिफ्लेक्ट्स द डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ नेपाली सोसाइटी एज द पीपल हैड सॉट अ रेवोल्यूशन फॉर द सेम। लोगों ने मोनार्की को हटाने के लिए, नेपाल को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए रेवोल्यूशन किए हैं, वो लड़े हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है। सो उनके जो एक आइडियल्स थे कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री नेपाल जो है वो ऐसा दिखेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। और 1990 वाले में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर सारी पावर जो है वो किंग को दे दी गई थी, जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर है, इसलिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की वहाँ पर ज़रूरत थी, जो कि 2015 में बना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमने जिन लोगों को इलेक्ट किया है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों के जो लीडर्स हैं, नेता है, जो सरकार बना रहे हैं, अगर उनको अनलिमिटेड पावर दे दी जाए, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, देन सबसे पहले तो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी, उनकी जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसको वो मिसयूज कर सकते हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस, और जब भी कोई अपनी पावर को मिसयूज करता है, एक कम्युनिटी के लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है। एंड नंबर थर्ड, द डेमोक्रेसी विल कोलैप्स, और अगर ऐसा होगा तो डेमोक्रेसी कोलैप्स हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ओके, ये तीन चीजें होंगी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, नीचे कुछ सिचुएशंस गिवन है, आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करिए। माइनॉरिटी मीन्स सिंपली पीपल लेस इन नंबर्स, जो लोग नंबर्स में कम है वो माइनॉरिटी है, जो ज़्यादा है वो मेजॉरिटी है। राइट वन रीजन वाई यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस, इन सभी सिचुएशंस में माइनॉरिटीज़ के जो व्यूज़ हैं उनको रेस्पेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लिखना है। सबसे पहला है, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल, 30 टीचर्स का एक स्कूल है, 20 उनमें से मेल है, तो बाकी जो 10 है यानी कि फीमेल एंड ट्रांसजेंडर टीचर्स, वो माइनॉरिटी भी है। इसमें जो एक जनरल मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम सोचते हैं कि टीचर है तो या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो आप लिखेंगे फीमेल टीचर्स माइनॉरिटी में, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे केवी में जो एडमिशन के फॉर्म्स हैं उनमें भी एक कॉलम बढ़ा दिया गया है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, आपका जेंडर क्या है, तो वो भी आपको लिखना है। वो फीमेल टीचर भी हो सकता है या फिर ट्रांसजेंडर टीचर्स भी हो सकते हैं। सो देयर व्यूज़ मस्ट बी रिस्पेक्टेड टू कीप द टीचिंग प्रोसेस रन स्मूथली, उनके जो व्यूज़ हैं उनको भी हमें रिस्पेक्ट करना है ताकि जो टीचिंग प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। नेक्स्ट इज, इन अ सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट, एक सिटी में सिर्फ 5% लोग ही बुद्धिस्ट है, तो यानी कि वो माइनॉरिटी में है, बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी, सो देयर व्यूज मस्ट बी रिस्पेक्टेड सो दैट दे कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन स्मूथली, ताकि वो अपने रिलीजन को स्मूथली प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट इज, इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियन, फैक्ट्री मेस में 80% वेजिटेरियन है, यानी कि बाकी जो बचे वो नॉन वेजिटेरियन है, सो नॉन वेजिटेरियन आर इन माइनॉरिटी, सो देयर व्यूज टुवर्ड्स फूड आर टू बी रिस्पेक्टेड, उनके जो व्यूज़ है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज, 40 जो है 50 के क्लास में वो वेल ऑफ फैमिलीज से, रिच फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, तो बाकी जो 10 बचे, द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज आर इन द माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी में, सो देयर व्यूज मस्ट बी रिस्पेक्टेड सो दैट दे ऑल्सो ग्रो इन नॉलेज एट स्कूल, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर सके, पढ़ाई अच्छे से कर सके, इसीलिए उनके जो व्यूज़ हैं उनको भी रिस्पेक्ट हमें करना है। लिस्टेड बिलो आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्ट में आपको की फीचर्स बताए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कुछ की फीचर्स यहाँ पर गिवन है। राइट 2 सेंटेंसेज इन योर ओन वर्ड्स ऑन व्हाई यू थिंक द फीचर इज एन इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, एक लेवल से ज़्यादा पर गवर्नमेंट जब वर्क करती है उसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। एंड इंडिया हैज़ 3 टियर गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, एट लोकल लेवल। सेकेंड इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर्स को सेपरेट कर देना इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, ताकि कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके। द गवर्नमेंट हैज़ इट्स फिक्स्ड पावर्स, द गवर्नमेंट हैज़ इट्स पावर्स फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर दी है,
द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है, ध्यान देता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो फॉर्म कर रहे हैं लॉ को, जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको, जो जुडिशरी है, जो इंश्योर करती है कि सबको जस्टिस मिले, किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर ना हो, इसका जो पावर का बैलेंस है वो बना रहे। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट और दूसरे पर्सन के अगेंस्ट ये गारंटी देते हैं, कुछ राइट्स है हर इंडिविजुअल के, हर पर्सन के। एंड इंडियन सिटीजन्स हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, ये आपको याद भी होने चाहिए। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है। ऑल पीपल गेट वोटिंग राइट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड सोशल स्टेटस। आप किसी भी जेंडर के हो, कोई भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी कास्ट, क्लास या सोशल स्टेटस से हो, आपके पास वोटिंग राइट है। अगर एक पर्टिकुलर एज जो फिक्स की है कॉन्स्टिट्यूशन में, फॉर एग्जांपल इंडिया में 18 ईयर्स से, अगर आप उससे ज़्यादा है तो। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे क्लास 8 चैप्टर 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।